ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ, जैसे कि पहले से बताया हुआ है आपको, चैप्टर 2 का एमसीक्यूज कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। पढ़ते जाते हैं, ऑल दो सबका आंसर आप लोग थोड़ा अगर वीडियो सुने होंगे तीनों क्लासेस का तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा, और बहुत सिंपल है। जैसे पहला है, सर्विस वुड बी कॉल्ड अ कंटिन्यूअस सप्लाई इफ सर्विस इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड। रिकरेंट होता है, बार बार होता है, रिपीट होता है, तो कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट रिपीट होता है तो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई बोल देते हैं, 3 महीने। अग्रीड? तो 3 महीना आप लोग भी टिक कर लो, आप लोग पेंसिल या पेन से अपने एमसीक्यू में टिक करना, सो दैट आपको भी बाद में पता चलेगा कि ये आंसर आप चेक कर चुके, मतलब द आंसर मार्क्ड एज वेल एज पर योर वर्किंग द आंसर इज करेक्ट, राइट? तो डबल चेक हो जा रहा है हम लोग का। ओके, नंबर 2, अगेन कौन सा लॉ है, विच लॉ गवर्न्स द इंटर स्टेट सप्लाई? तो इट इज आईजीएसटी। ठीक है, किसी को भी डिफर हो रहा है कहीं पे तो बोलना, ऑल्दो ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन केप्ट आउट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी? तो बताए थे कि बिजली बिल जो घर में आता है उसमें जीएसटी नहीं लगता है, तो ये वो है, बाकी जनरेटर, ज्वेलरी एक्सेट्रा सब है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नंबर 4 इज हाईलाइटेड। व्हाई इट इज हाईलाइटेड? बिकॉज ये टर्नओवर फॉर लेवी ऑफ जीएसटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इन गुजरात, इसमें साइड में लिखो दिस, ये आप लोग डिस्कस नहीं किए हैं हम लोग अभी। ये 20 लाख का क्वेश्चन अभी 20 लाख जो जो भी ऑप्शंस है ये हम लोग नहीं डिस्कस किए। ये कब डिस्कस करेंगे? चैप्टर 5 में जब रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, तब के लिए। तो यहाँ पे साइड में लिख लो कि ये रजिस्ट्रेशन में जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 4 सब लोग लिख लेना, ये बाद में ये नहीं बोलना कि ये वाला तो चैप्टर 2 में पढ़ा ही नहीं, तो चैप्टर 2 में नहीं है ये। मतलब एक्चुअली हमारा मैथ का ब्रेकअप है अलग अलग में, है वो सीजीएसटी में ही, बट मैथ के हिसाब से इट विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो रजिस्ट्रेशन में आएगा कि कितने लाख पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये गुजरात का रजिस्ट्रेशन जब पढ़ेंगे तब आएगा। नंबर 5, Abhijit is engaged in running a textile showroom at Gangtok, Sikkim. In order to avail composition, ये composition पता है, हम लोग पढ़े हैं। सिक्किम में, सिक्किम क्या था? स्पेशल कैटेगरी स्टेट था ना सिक्किम, ठीक है? तो कितना था उसमें बोला एग्रीगेट। अच्छा, की पॉइंट्स व्हाट, हम लोग क्या क्या देखते हैं जब एग्जाम में बैठेंगे? सबसे पहले देखो एमसीक्यू में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, कीवर्ड्स। इसीलिए जो वीडियो में जो नोट्स दिया हुआ है, इसीलिए आपको वो नोट्स एज इट इज लिखना है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बुलेट पॉइंट्स दिया गया है। ठीक है ना, उस बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से हमारे पास की पॉइंट्स या की इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या हैं हमारे पास, हम लोग को ये देखना है। देखो, एक तो पॉइंट है हमारे पास कि वो गैंगटॉक में है। ठीक है, गैंगटॉक वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, मतलब गैंगटॉक मतलब सिक्किम, तो सिक्किम स्पेशल कैटेगरी, एक हिंट हम लोग को ये मिला। दूसरा बोला कि ये पर्सन जो अभिजीत जो है, ही वांट्स टू अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी लॉ। कॉम्पोजिशन स्कीम, तो उसके लिए नियम क्या था? एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर के साथ हड़बड़ में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, यहाँ पे प्रीसीडिंग वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि आप अज्यूम मत करने लगना कि अरे ये क्वेश्चन तो हमको पता ही है, नीचे लिमिट है, लिमिट मैच कर रहा है। सपोज यहाँ पे प्रीसीडिंग की जगह करंट फाइनेंशियल ईयर हो जाता, तब फिर आंसर नहीं होता। ठीक है ना, बिकॉज हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पीछे साल का हिस्ट्री देखते थे, इसलिए प्रीसीडिंग वर्ड यहाँ पे सही लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, शुड नॉट हैव बीन एक्सीडेड लिखा है, तो यहाँ पे अगर नॉट हैव बीन की जगह हैव बीन एक्सीडेड लिख देता फिर आंसर गलत हो जाता। ठीक है ना, तो ये कुछ हमारा कीवर्ड्स था, तो प्रीसीडिंग हो गया, शुड नॉट हैव बीन हो गया, ये सारा हमारा कीवर्ड्स हो गया, राइट? तो सब कुछ मैच कर गया हमारे पास। अब आप देख रहे हो आपके बुक में मार्क होगा 50 लाख, क्यों मार्क है? क्योंकि 2017 का आंसर है ये। ठीक है, आज के डेट में 75 लाख है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ये, क्योंकि हम 50 लाख को अगर नहीं मार्क करेंगे तो आप जो इंस्टीट्यूट का गाइडलाइन आंसर है उसमें 50 लाख ही मिलना है आपको, क्योंकि वो उस समय का उस टर्म के हिसाब से था। आज के टर्म में 50 लाख को क्रॉस करना है, 50 लाख इज नॉट द राइट आंसर 75 लाख, 75 लाख। डन, तो वो टिक कर लेना, नंबर 5 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नंबर 6, एम्प्लॉयर गिव्स एम्प्लॉई गुड्स वर्थ रुपीज हाउ मच, कितने का गुड्स देंगे जिसमें टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा, ये हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, ये आंसर याद कर लेना। 50,000 तक लिमिट एग्जेम्प्टेड है, तो 50,000 तक का गिफ्ट अगर देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो उतने पे टैक्स नहीं लगता है, तो ऑप्शन सी टिक कर लेना, लर्न कर लेना ये। ठीक है,
which of the following comes is following incomes is liable for GST? सैलरी नहीं है, पढ़े थे हम लोग, एग्जाम्ट है, शेड्यूल 3 का बात कर रहा है, ठीक है। ये शेड्यूल 3 पे हम लोग डिस्कस किए थे, MP MLA का सैलरी, फिर कोर्ट सर्विसेज, ये सारे एग्जाम्ट में आते थे। तो देखो सेल ऑफ ज्वेलरी ही सिर्फ रह गया यहाँ पे, तो सेल ऑफ ज्वेलरी ले लिया, पॉइंट नंबर डी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कॉम्पोजिट सर्विस? कॉम्पोजिट सर्विस वर्ड आते ही दिमाग में आना चाहिए आपको डेफिनेशन, कॉम्पोजिट सर्विस क्या था? कॉम्पोजिट जो अलग नहीं हो सकता है और उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई का बात होता है, ठीक है ना, एक प्रिंसिपल सप्लाई का डेफिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है जो प्रिंसिपल सप्लाई में और अलग करके लिया जाता है? पैकेट विथ फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स अलग हो सकता है, प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है इसमें कुछ भी, क्योंकि दोनों अलग अलग बेच सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन विथ मंथली एक्सकर्शन, घूमने फिरने ले जाता है, दोनों अलग हो सकता है। सप्लाई ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, तीनों अलग बिक सकता है, कोई एक प्रिंसिपल नहीं है। तो ओनली ऑप्शन इज पहला वाला, और वो सही भी है ऑल्दो, कि डॉक्टर सर्विस विथ मेडिसिन, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। नंबर 9, तो ये भी सही हुआ, 8 का ए। नंबर 9, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर हु ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिट स्कीम, जीएसटी इंक्लूडिंग, ध्यान देखना है, इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड आईजीएसटी इज हाउ मच? यहाँ पे 2% है, यहाँ पे किसी को डाउट आंसर में? सबको क्लियर है 2% क्यों और 1% क्यों नहीं? क्लियर है ना? क्योंकि हम सीजीएसटी का बात कर रहे हैं, तो सीजीएसटी का आधा % था और एसजीएसटी का आधा %। तो अगर वो सिर्फ होता तो 1% होता था, आंसर वुड हैव बीन ओनली ए। बट यहाँ पे आईजीएसटी भी प्लस कर दिया, तो आईजीएसटी तो इक्विवेलेंट होता है ना, देयरफॉर सब मिला के 2% हो गया, ठीक है। कहीं पे भी डाउट होगा अभी स्टॉप कर लेना हमको, नहीं तो फिर कल नहीं डिस्कस करेंगे सेम क्वेश्चन। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम? पता है आपको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं मिलता है, सर्विसेज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की तरह से नहीं मिलता है, गुड्स नॉट टैक्सेबल है उसमें तो है ही नहीं, रेस्टोरेंट सर्विसेज में अवेलेबल है, क्लिक, ठीक है। नंबर 11 आपका होमवर्क है, चेक नहीं किया हुआ है, नो येलो हाईलाइट, ये आपका होमवर्क है, आप बनाओगे, डेट शेड्यूल बनाओगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में अनाउंस करके क्लास में। नंबर 12, for the purpose of deciding aggregate turnover in order to determine composition levy, which of the following is to be excluded? क्या छोड़ देते थे? exempted supply छोड़ते थे? नहीं, ऐड करते थे। export of goods भी ले लेते हैं, interstate भी ले लेते थे, मतलब सब कुछ ले लेते थे, लेकिन taxes छोड़ देते थे, all type of taxes were excluded, therefore CGST point number D is right, done। जून 18, जून 18 ये आईजीएसटी में फिर लेके जाएगा, ऑल्दो ये आंसर सही है यहाँ पे, ये हम लोग पढ़े नहीं है, आप इसको ले सकते हो। नंबर 1 का पॉइंट डी, दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई इज प्राइमरली कवर्ड इन सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी, ये जो ऐसे लर्न कर लेना कल। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नंबर 2, नंबर 2, मिस्टर बाला हैज मेड सप्लाई विद इन, कॉपी हाथ में रखना या जहाँ पे भी लिख रहे हो वहाँ पे वर्किंग करना, ऑल्दो हम आंसर का वर्किंग यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मेरा आंसर कॉपी नहीं करना है, यू शुड क्वेश्चन मी इफ देयर इज अ डाउट। ओके, मिस्टर बाला मेड अ सप्लाई विद इन स्टेट, ठीक है। टैक्सेबल गुड्स कितने का? 17 लाख का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, पहले सबसे पहले हमेशा ना क्या देखना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेरी? क्वेरी है एग्रीगेट टर्नओवर बताओ, ठीक है, एज पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर पे पहुंचना है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन। अब हम लोग प्लस माइनस करना शुरू कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास 17 लाख का बिजनेस किया, फिर एक्सपोर्ट सप्लाई किया 3 लाख, ऐड ही होता है सब, फिर इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई किया 4 लाख का, तो 3 ही तो इन्फॉर्मेशन दिया और तीनों ही प्लस होता है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर मेरा 24 लाख आ रहा है, वहाँ पे लिख लेना प्लस करके, ऑल ऐड करके, जैसे भी लिखना है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है, पॉइंट नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, supply made by taxable person to a recipient consisting of 2 or more taxable supplies or both or any combination which are only bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, out of which one is principal supply, bus, this is the key word,
प्रिंसिपल सप्लाई सर्कल कर लेना, हाईलाइट कर लेना, विच हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(3). 2 का 3 नहीं होगा, 30 है, ये इंस्टीट्यूट के बुक का ही मिस प्रिंट है, तो इसलिए यहाँ पे 2 का 30 होगा, डेफिनेशन 230 में, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई पूछते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑप्शन सिंपल कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट। अच्छा, आप देख रहे हो कि कितना क्वेश्चन आया, जून 18 में ज़्यादा नहीं आया था, 3 ही क्वेश्चन था। दिसंबर 18 पहला क्वेश्चन, सब्सिडी, अगेन सब्सिडी एंड टैक्सेबल वैल्यू, सेक्शन 15 का बात कर रहा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे पहुंच गए हम लोग, राइट। सब्सिडीज क्या करते थे, लेते थे कि नहीं लेते थे, नहीं लेते थे। कौन सा सब्सिडीज नहीं लेते थे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बाकी सबका लेते हैं, बाकी सबका प्लस करते हैं। अगेन नोट्स रिविजिट करना, फॉर्मूला याद रखना तो याद हो जाएगा। ऑल द एमसीक्यू 2-3 बार करोगे खुद से तो फिर से भी याद हो जाएगा। वैसे सब्सिडी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल डिटर्मिनिंग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर सेक्शन 15, लेंगे कि नहीं लेंगे, इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, जस्ट टू बी इग्नोर्ड नहीं है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, वाई पॉइंट नंबर सी इज गिवन और जस्ट टू बी इग्नोर्ड नहीं है, या मतलब बी और सी में सी क्यों ले रहे हैं, क्यों इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये नॉट टू बी इंक्लूडेड इसीलिए लिखा हुआ है डेफिनेशन में, सो दैट इफ by any chance you have included the amount in the total value, तो उस केस में it should be excluded, इसलिए लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सी है, that it should not be included in the transaction value, ठीक है। यहाँ पे साथ में हिंट एक और लिख सकते हो आप, ये जो लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख लेना ऊपर में, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी से भी सब्सिडी मिलेगा दैट इज अलाउड, ठीक है ना। ये हम लोग डिस्कस किए थे, नोट्स में भी लिखा हुआ है सेम बात। तो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट लिखा हुआ होगा नोट्स में, तो सेंट्रल और स्टेट छोड़ के कोई भी देता है सब्सिडी तो दैट विल बी टेकन, बाकी ये नहीं लेना है। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन whose turnover of financial year 17-18 70 लाख का था, he opted for GST under composition scheme from 1st April 18, यहाँ तक it is all right, not a problem, right, क्योंकि हम previous year का limit देखते हैं for complying the or for making application for composition levy from the next financial year का beginning, so this is okay। 17-18 में मेरा turnover was 70 लाख, on 1st April 18 मतलब for 18-19 I want to opt for composition levy। Now his turnover crosses 1 crore on 30th November 18, मतलब during the period 18-19 limit cross किया, will he be allowed to pay this under composition scheme from the remainder of the year from December 18 to March 19? क्या डिस्कस किए थे हम लोग, बहुत सिंपल सा बात है, इसमें नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको उसी बेसिस में मिल रहा है कि आप ड्यूरिंग द ईयर भी आप कंटिन्यू करो विद इन द लिमिट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, द मोमेंट यू क्रॉस इट उसी समय से आपका कॉम्पोजिशन लेवी का बेनिफिट हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन है हमारा येस ही कैन अवेल, नहीं है तो नहीं है, अभी जो बताया, सी भी येस था, नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, लास्ट है हमारा बी, नो द ऑप्शन अवेल शैल लैप्स फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द FY 18-19 एक्सीड्स 1 करोड़। नाउ 1 करोड़ के साथ यहाँ पे लिख लेना, नोट लिखना, चेंज इन टर्नओवर, कितना हो गया टर्नओवर, अभी क्या टर्नओवर हुआ 1.5 करोड़, राइट। तो ये क्योंकि 17-18 का क्वेश्चन है तो उस समय 1 करोड़ था, अभी आप वहाँ पे सिर्फ चेंज कर लो, वहाँ पे लिखो चेंज इन एवरीथिंग रिमेनिंग सेम, मतलब ईयर सेम हो, ईयर विल चेंज बट ऑब्वियस बिकॉज आप जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए पढ़ रहे हो ये अभी करंट में आ जाएगा, बट द लिमिट इज नाउ 1.5 करोड़, ओके। नेक्स्ट देखो, फिर देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, देखो अभी अभी डिस्कस किए थे ना रिपीट, बहुत सारा क्वेश्चन और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आर सेम। सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट बीइंग बायर, अगेन दो से ज़्यादा टैक्सेबल प्रोडक्ट है जिसमें कंबाइंड है, which is bundled and supplied in conjunction ordinary course of business, out of which one is principal supply, the same question अभी भी डिस्कस किया, आंसर कॉम्पोजिट लेवी कॉम्पोजिट सप्लाई, ओके। यहाँ भी 3 ही क्वेश्चन दिया था, ज़्यादा नहीं था।
अब यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। December 19, सिंपल क्वेश्चन है। GST is a comprehensive tax regime covering both goods and services and will be collected on value added at each stage of supply chain। मालूम है आप लोग को ये GST is thus levied on the basis of, यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट का आंसर है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, बट मेरे हिसाब से पॉइंट डी होना चाहिए क्योंकि डेस्टिनेशन मतलब कंजम्पशन, और ये नोट्स में भी लिखाया हुआ है। तो कंज्यूम जहाँ पे हो रहा है दैट इज माई डेस्टिनेशन, इसीलिए बोथ कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। तो ऑप्शन डी को लेके चलेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 सेक्शन 7 याद रखना है, उसमें 3 शेड्यूल का बात है। डिफाइंस द टर्म सप्लाई which have been enumerated in various schedules. The term includes certain transactions which are even without consideration but उसको हम सप्लाई मानते हैं। तो ये पहला वाला था जिसमें वो अपने पढ़ रहे थे ना, प्रिंसिपल एजेंट और वो वाला, तो शेड्यूल 1 नोट्स अगर आपको याद होगा तो ये आपको याद होगा कि शेड्यूल 1 आंसर है। तो 2 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, permanent transfer of or disposal of goods forming part of business asset। business asset का ट्रांसफर हो रहा है, business asset का ट्रांसफर हो रहा है by or under the direction of the person who is doing the business whether or not for consideration, मतलब पैसा लिए हो या नहीं लिए हो, as well as transfer of title in goods under an agreement कि ये फ्यूचर डेट में पास ऑन हो जाएगा, फुल पेमेंट मिलेगा, इज एज पर शेड्यूल 2। यहाँ तक सब सही है, यहाँ सब सिर्फ बताया जा रहा है कि शेड्यूल 2 में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन है, वो जो टेबल था ना, गुड्स का सप्लाई है, सर्विसेज का सप्लाई, तो ये क्या सप्लाई होगा? सिंपल है, तो गुड्स है ना, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग समथिंग, गुड्स का बात कर रहा है, राइट। तो गुड्स डिस्पोज हो रहा है प्लस हमारे पास उसका टाइटल दे रहा है, तो देखो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए। कंस्ट्रक्शन आते शेड्यूल 2 वो जो कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग वगैरह था ना, वो वाला पॉइंट आया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही सेम बात रिपीट हुआ है, होल्डली या पार्टली एक्सेप्ट वे इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वे रिक्वायर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेट्रा। ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सर्विस था, हम लोग बात ही किए थे कि गुड्स में नहीं लेते हैं इसको, सर्विस में लेते हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स हु आर बीइंग एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर CGST। तो इस कैटेगरीज में से बताना है, तो कैजुअल पर्सन्स को नहीं दिए थे ऑप्शन, नॉन रेसिडेंट के पास भी नहीं है, नोटिफाइड गुड्स मतलब पान मसाला और आइसक्रीम वगैरह दे आर नॉट अलाउड, तो लास्ट ऑप्शन हमारा रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो ऑप्शन ए। Number 6, the composition levy payable by a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year, यहाँ तक सब सेम चल रहा है, did not exceed 1.50 lakhs मतलब 1.5 करोड़, making supply of any or part of any services or in any manner whatsoever of goods being part or for human consumption or drinks। किसकी बात कर रहा है? रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात कर रहा है, सिर्फ पूरा डेफिनेशन आपको दे रहा है। अल्टीमेटली आपको पूछ रहा है कि कितने पे टैक्सेबल होगा, तो परसेंटेज 5%, 2.5 डिवाइडेड बिटवीन CGST एंड SGST, तो ऑप्शन डी, 6 का डी इज द राइट आंसर। नंबर 7, द लाइबिलिटी टू पे GST डिपेंड्स ऑन मैकेनिज्म, कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, टू द सप्लायर। सो if a supplier transaction is made by a supplier who is registered with GST, point number 1, issues a tax invoice, point number 2, collects GST, 3, and 4th he pays also GST to the government, therefore this mechanism will be known as forward charge। clear? रिवर्स चार्ज होता तो उल्टा हो जाता, अनरजिस्टर्ड होता तब होता, तो ये फॉरवर्ड चार्ज है, करेक्ट है 7A। Number 8, supply of goods service both where location of supplier and place of supply are in the same state। क्लियर है? दोनों सेम ही जगह है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी। क्लियर है? इंट्रास्टेट, स्टेट के अंदर ही है ना, दोनों आदमी सेम जगह है, देने वाला और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम सेट है, तो 8 का सी। नंबर 9 आपका होमवर्क है, ऑल्दो ये हम मार्क इसीलिए कर दिए क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल,
ये जब पढ़ा रहे थे तो उसके नोट्स में भी पार्ट में है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर, तो सेम चीज़ एक्सप्लेन हो चुका है। नंबर 9 आपका फिर भी होमवर्क है, एक बार वर्किंग करके चेक करके बताना आंसर मेरा सही है कि नहीं। नंबर 10, नंबर 10 आ गया वैल्यूएशन पे। What will be the value of supply of the mobile phone sold by Micromax to Anil Kumar for 35,000 in exchange of his old mobile phone? ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? हम लोग कंसिडरेशन जब कर रहे थे तो हम लोग डिस्कस किए थे कि दो टाइप का होता है, एक तो होता है नॉर्मल कंसिडरेशन मनी टर्म्स में, और दूसरा जब नॉन मनी मतलब होनली इन मनी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो इन्वॉल्व समथिंग एल्स, दिस इज दैट केस। ओके, तो यहाँ पे द सेल प्राइस ऑफ द न्यू मोबाइल फोन विदाउट एक्सचेंज 40,000 होता, लेकिन ये 40,000 का मोबाइल फोन अनिल को 35,000 में मिला। उसके बदले उसको क्या करना पड़ा? अपना पुराना मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज किया जिसका वैल्यू 7,000 था। तो आपको पूछ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, क्या होगा? तो ऑब्वियस बात है ना, यहाँ पे क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू याद है हम लोग पढ़े थे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे ना पहले, जब कंसिडरेशन अदर देन मतलब अपार्ट फ्रॉम मनी भी है कुछ, तो हमारा ऑप्शन ए में था कि हम लोग ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू कितना था इसका? 40,000, देखो द आंसर इज 40,000, 10 का बी। नेक्स्ट, यहाँ वर्किंग है, मिश्रा एंटरप्राइज हैज मेड सप्लाईज ऑफ 5.5 लाख, कॉपी में लिखते जाना, कॉपी में लिखते जाना ये वाला नंबर 11, एंड बोथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन बीइंग रिपीटेड इन द कमिंग टर्म्स। तो सेम क्वेश्चन एकदम डिट्टो सेम, सिर्फ अमाउंट बदल जाता है, मतलब नाम और अमाउंट बदलता है, ट्रीटमेंट सेम सेम रिपीट होता है, तो इसीलिए आपके भी फिंगर टिप्स में होना चाहिए इसका ट्रीटमेंट। ओके, क्या है? मिश्रा एंटरप्राइज हैज मेड सप्लाईज ऑफ 5.5 लाख टू बीके एंटरप्राइज, ठीक है, सप्लाई हुआ। म्यूनसिपल अथॉरिटीज ऑफ जयपुर ऑन सच सप्लाई लेवीज टैक्सेस ऑन 10% एट द रेट ऑफ 10%, तो 55,000 का टैक्स लेवी हुआ, ये लोकल टैक्सेस है। CGST SGST चार्जेबल ऑन द सप्लाई वॉज 66,000। पैकिंग चार्जेस बिल में नहीं लिखा हुआ था लेकिन 15,000 का लगा था। सब्सिडी 25,000 का रिसीव फ्रॉम एन NGO ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, एंड द प्राइस ऑफ 5,50,000 इज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दी सब्सिडी सो रिसीव, मतलब सब्सिडी को कंसिडर कर चुके हैं, देखो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अगर मतलब ये इंफॉर्मेशन दे दिया है तो। और लास्टली डिस्काउंट ऑफर्ड इज 1% विच वॉज मैंशनड ऑन द इनवॉइस। क्या याद करना है? सेक्शन 15 का क्वेश्चन है, सेक्शन 15 जो कि बात कर रहा था हाउ टू कंप्यूट द कंसिडरेशन, मतलब कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में शुरू कहाँ से करेंगे? तो हम लोग को शुरू करना है 5.5 लाख से, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है वहाँ पे सब 5,50,000। नंबर 2, दूसरा अमाउंट क्या दिया है? म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ का लोकल टैक्सेस, तो क्या ट्रीटमेंट है लोकल टैक्सेस का? प्लस करना है या छोड़ देना है या माइनस करना है, क्या करना है? प्लस करना है, इंक्लूड करना था, ठीक है ना, तो इंक्लूड कर लो। जीएसटी भी इंक्लूड करना है क्या? जीएसटी टैक्सेस नहीं करना था, तो जीएसटी छोड़ के बाकी सारा टैक्सेस आर टू बी इंक्लूडेड, तो देयरफॉर जीएसटी का 66,000 छोड़ दो, इग्नोर। तो 5.5 लाख प्लस 55,000 दोनों ऐड कर दिया। पैकिंग, पैकिंग का खर्चा 15,000 इंक्लूडेड वाले कॉलम में था, इसको भी इंक्लूड करना है, 15,000 ऐड कर दो। सब्सिडी का क्या करेंगे? सब्सिडी का ट्रीटमेंट क्या होना था? एनजीओ दे रहा है मतलब गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, मतलब ऐड होना था, लेकिन और ऐड कर चुका है ऑलरेडी, इसे दोबारा नहीं ऐड करना है, ठीक है। अगर नहीं किया होता देन वी वुड हैव एडेड इट। तो इतना ही 4 अमाउंट था, टोटल कर लो कितना आया अमाउंट। डिस्काउंट क्या करेंगे? 1% डिस्काउंट माइनस करना है, यहाँ पे लिखना है आपको, ये जो डिस्काउंट है 1%, दिस 1%, जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द मेन अमाउंट, मतलब ये जो टैक्सेबल सप्लाईज है ना, जो प्लस माइनस के पहले वाला मेन अमाउंट है उसमें, तो 5.5 लाख का 1% काउंट करेंगे, तो ये माइनस होगा। अब आंसर बताओ कितना आ रहा है?
13,800 कैसे भाई, कैसे आया, क्या क्या प्लस किया, क्या क्या बोले हम? हम्म 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 नहीं, यहाँ पे 25,000 भी ऐड कर रहे हैं एनजीओ फीस वाला, बिकॉज हमारा आंसर नहीं तो मैच नहीं करेगा ऑप्शन से, ठीक है। इसीलिए ये वाला अंडरलाइन कर लेना ट्रीटमेंट, और ये 25,000 को सर्कल करके ट्रीटमेंट लेना, रेस्ट रिमेनिंग सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट में बढ़े, नंबर 12। नंबर 12, नंबर 12 तो इजी है, नंबर 12 में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। दिस इज बाबर ऑटोमोबाइल्स ऑफ जयपुर हैज सप्लाइड गुड्स ऑफ इतना, लिखते जाना, टू गोयल अजमेर, द सप्लाई सो मेड वाज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स इंक्लूडेड था यहाँ पे। रूल 35 का क्वेश्चन, रूल 35 क्या था याद है? इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव निकालना था, सबसे सिंपल वाला। टोटल अमाउंट लिख लेना है रूल 35 में। टोटल अमाउंट है 266,090 डिवाइडेड बाय 118%, ठीक है। तो हमको टोटल अमाउंट बेसिकली निकालना था। रूल 35 बोलता था टैक्स अमाउंट को अलग करो, सप्लाई अमाउंट को अलग करो, अगर टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है तो। हाँ देखो रूल 35 को ऐसे, हाँ हम बता रहे हैं, रूल 35 को आप ऐसे समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे लिखो कि सपोज जैसे इफ आई टेक एग्जाम्पल, अगर 118 रुपया मेरा एग्जाम्पल है, इस 118 रुपीज में से आई वॉन्ट टू सेग्रीगेट व्हाट इज द टैक्स अमाउंट एंड व्हाट इज द सप्लाई अमाउंट। तो कैसे करोगे? तो सिंपल फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, ये 118 को डिवाइड करेंगे, 118% से डिवाइड करेंगे ना बेसिकली, और 18% मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग, तो वही वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये 118 था, 118 को हम टोटल वैल्यू को डिवाइड किए 118 से और मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा 100। ये 100 क्या है, सप्लाई। एंड द सेम गोज फॉर टैक्स, अगर हमको टैक्स पूछा जाए तब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 118 करेंगे, और समझ गए? तो मतलब वो डिफरेंस भी निकालना है, तो बेसिकली वो सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ओके, तो ये था रूल 35 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये होमवर्क आपका नंबर 13, डेट बनाना है, बना के बताना आंसर सही है कि नहीं। दिसंबर, देखो यहाँ तक देख रहे हो कि दिसंबर 19 में 13 क्वेश्चंस आ गए, 13 मार्क्स का क्वेश्चन ओनली फ्रॉम चैप्टर 2। अब देखोगे रिपीट होता रहेगा क्वेश्चन, जैसे दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल to his agent, where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal, and supply of goods by the agent to his principal, where the agent undertakes to receive such goods on behalf of principal, are even without consideration but taken as per schedule 1 to be deemed supply। schedule 1 में ही पढ़े ना हम लोग कि वो प्रिंसिपल और एजेंट है, लेकिन फिर भी आई टेक इट एज अ डीम्ड सप्लाई, तो सिंपल बात है, पॉइंट नंबर डी। ओके, नंबर 2, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज सप्लाइड, अगेन एक साथ सप्लाई हो रहा है,
डेलिबरेटली बंडल, सब कुछ सही है। सिंगल प्राइस दे दिया, यहाँ पे वर्ड सिंगल प्राइस है, क्या वर्ड ढूंढना था हम लोग को? प्रिंसिपल सप्लाई, नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये दूसरा वाला है, मिक्स सप्लाई है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल प्राइस दे रहे हैं एंड नन ऑफ दी सप्लाईज विद इन द पैकेज इज आइडेंटिफाइबल एज प्रिंसिपल सप्लाई, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, देयरफॉर ये मिक्स सप्लाई की कैटेगरी में आएगा, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर थ्री, फ्यू एक्टिविटीज एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 याद कर लेना होगा, शेड्यूल 3 में सारा एग्जेम्प्टेड था, कुछ भी नहीं ले रहे थे। शैल बी नीदर ट्रीटेड एज डीम, ना सप्लाई है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना सर्विसेज, ऐसा लिस्ट हम लोग को बताया गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच शैल बी नीदर ट्रीटेड एज, वही सेम क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग किसका किसका नाम आप सुने थे शेड्यूल 3 में? एक्शनेबल क्लेम था, सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय था। अच्छा, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वाला ये जो सर्विस है ना, यहीं पे वो 50,000 वाला लिमिट है, ठीक है ना, वो जो 50,000 लिमिट अभी शुरू में पढ़े एक क्वेश्चन में कि 50,000 तक का अगर सर्विस मतलब गिफ्ट करता है तो आएगा कि नहीं, तो ये गिफ्ट वाले में 50,000 वहाँ पे आ जाएगा लिमिट। ओके, तो सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पढ़े थे वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज भी पढ़े थे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं पढ़े थे, तो उसको छोड़ के बाकी सारा है, देखो ऑप्शन ए 1 2 3, बिकॉज ये पूछ रहा है किसको हम लिस्ट में लिए थे। नंबर 4 वेरी सिंपल, Section 2, subsection 30 defines composite supply made by a taxable person to the recipient, and under the GST Act, such composite supply is to be charged at the rate which is applicable to the, अब रेट का बात कर रहा है कि composite supply को किस रेट पे चार्ज करेंगे, जिस रेट पे मेरा प्रिंसिपल सप्लाई चार्ज होता है, तो देखो प्रिंसिपल सप्लाई। अगर यही क्वेश्चन मिक्स सप्लाई के लिए होता तो तब किस पे करते हैं? हाईएस्ट टैक्स रेट सप्लाई, पॉइंट नंबर सी। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ composition levy, composition levy पे बहुत क्वेश्चंस हैं। सेक्शन 10 composition levy contains provision regarding composition levy having objective to reduce compliance cost, ठीक है, for small taxpayers who are having annual turnover of less than dash in the preceding year, however state of अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड लिमिट इतना होगा। आंसर ऑप्शन डी स्ट्रेट है, 1.5 करोड़ नॉर्मल लिमिट है, स्पेसिफाइड कैटेगरी में था ये उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे 75 लाख, तो ऑप्शन डी। नंबर 6 अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, कॉम्बो पैक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का कंप्राइजिंग ऑफ हेयर ड्रायर ऑफ वैल्यू सो एंड सो, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, ये टोटल कॉम्बो पैक आपको मिलता है 2,400 रुपये में, टैक्स टू बी चार्ज ऑन दिस शैल बी, मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेट पे टैक्स करेंगे, तो हाईएस्ट रेट मेरे पास क्या है 28%, तो देयरफॉर द आंसर इज ओके। सो वी वांट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 2,400 मल्टीप्लाइड बाई द हाईएस्ट रेट, दैट इज 28%, आंसर आपका नंबर सी ही आना है। नेक्स्ट, a person opting to pay tax under section 10 under composition levy shall be required under chapter 2 of CGST within 90 days of exercise of option and intimation of detail of stock जो उसके पास बचा हुआ था, जो भी वो खरीदा था फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे वो फॉर्म्स का लिस्ट जो बनवाए थे वो काम आएगा आपको, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस वो याद रखना है, तो ये आंसर सी है, CMP 03 या 3। नंबर 8 सेम क्वेश्चन, देखो जैसे वो लाइबिलिटी वो मैकेनिज्म वाला आया, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, सिर्फ यहाँ पे नॉट वर्ड ऐड किया है। अभी फॉरवर्ड मैकेनिज्म में क्या था, लिखा था सप्लायर इज रजिस्टर्ड, इशूज अ टैक्स इनवॉइस, कलेक्ट्स जीएसटी, पेज टू गवर्नमेंट, यहाँ पे सिर्फ सब में नॉट ऐड कर दिया, सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, नीदर इशूज टैक्स इनवॉइस नॉर कलेक्ट्स द जीएसटी, और टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन सच सप्लाई इज पेड बाय द रेसिपिएंट, तो दिस mechanism is known as reverse charge, तो ऑप्शन बी। नंबर 9 होमवर्क, ऑल्दो ये डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। नंबर 10 तो थ्योरी क्वेश्चन है, सिंपल है, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी
रिसीप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स कब रिसीव्ड हुआ, डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर ऑफ बुक्स में और पेमेंट डेबिटेड इन whichever is early and date immediately following 30 days. आंसर इसका डी है, अर्लीस्ट ऑफ ABC. नंबर 11 कर चुके हैं क्लास में हम लोग डिस्कस, फिर से कर लेना आप लोग, आंसर चेक कर लेना, और आंसर सेम ही है जो क्लास में किए थे, उसमें भी वैल्यूज वगैरह सब कुछ सेम था, डेट्स अमाउंट सब सेम था. नंबर 12 नंदिता बाइज अ वाउचर, ये भी किए थे हम लोग. नंदिता बाइज अ वाउचर फ्रॉम शॉपर स्टॉप 14 फरवरी को, जिसका वैल्यू 11,000 था, फॉर गिविंग एज अ गिफ्ट टू हिज ब्रदर, जिसका वाउचर का वैलिडिटी 3 मार्च तक था. द गिफ्ट वाउचर सो गिवन बाय नंदिता वाज रिडीम्ड बाय हिम, उसके भाई ने रिडीम किया 1 मार्च को. द टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा 1 मार्च, क्योंकि फिक्स नहीं था क्या वो खरीदेगा. अगर फिक्स होता तब क्या होता, जिस दिन वाउचर दिया गया था 14 फेब को वो डेट होता. पढ़ चुके थे हम लोग. नंबर 13 इज ऑल्सो सिंपल. 13 कौन सा केस है, वो रेट चेंज वाला. मशीन इज टैक्सेबल अंडर GST एट द रेट ऑफ 18%, और ये सप्लाई हुआ था 10 जून को. ठीक है, 10 जून को सप्लाई हो गया, जिसका इनवॉइस इशू हुआ 3 अगस्त को और पेमेंट रिसीव हुआ 10 अगस्त को. बीच में रेट चेंज हो गया 1 अगस्त को. तो देखो वो जो स्लैब हम लोग बनाए थे बस वो आपको याद रखना है. तो यहाँ वाले केस में क्या है, यहाँ पे जैसे ही सप्लाई रेट चेंज के पहले हो गया, और मेरा इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों रेट चेंज के बाद हुआ. तो देखो रेट चेंज के बाद जो रेट्स आया उसका अर्लियर ऑफ द टू. तो देखो हिंट इज, जो दो डेट है मेरा 3 अगस्त का मतलब 3 अगस्त एंड 10 अगस्त, बोथ का अर्लियर डेट में जो रेट होगा, तो रेट हमारा 12% ही है, देखो आंसर इज 12%. तो ऑप्शन ए 13 का ए. क्लियर है, ये लाइन हिंट में लिख लेना तो बाद में भी देखोगे तो याद रहेगा. Number 14, Section 15 states that the value of supply under GST is transaction value. ठीक है. 15.3 defines that items not to be included in the transaction value from the following which are those items which should not be included in the value of taxable supply. कमीशन ऐड होता है, इंटरेस्ट ऐड होता है, लेट फीस ऐड होता है, सिर्फ ऑप्शन है बी डिस्काउंट, अगर वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन बी. ये नहीं ऐड होता है, नॉट टू बी इंक्लूडेड. सेक्शन नहीं, नंबर 15 धन वर्षा इज अ लॉटरी. लॉटरी याद करना है, वैल्यूएशन में लॉटरी पढ़े थे हम लोग. दो टाइप का लॉटरी था ना, एक रन बाय स्टेट और दूसरा ऑथराइज बाय स्टेट. रन बाय स्टेट का मतलब क्या था, वो स्टेट अपने स्टेट में ही उस लॉटरी को यूज़ कर सकता है, मतलब उसका जो लॉटरी का वैलिडिटी है उस जोन में ही है. लेकिन दूसरा अगर ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो दूसरे स्टेट का लॉटरी भी हमारे स्टेट में बेचा जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है, राइट. तो यहाँ हमारे पास जो केस है दिस इज ऑथराइज्ड. ठीक है, सेकेंड केस ऑथराइज बाय राजस्थान गवर्नमेंट. फेस वैल्यू 500 ईच. ड्रॉ ऑफ द लॉटरी शेड्यूल टू बी, ये ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम का नहीं है. यहाँ पे सीधा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ वन लॉटरी अंडर रूल पूछ ही लिया आपको, रूल 31A में आप जाओगे नोट्स में तो वहाँ मिल जाएगा. रूल 31A शैल बी टेकन एज डैश. तो अब यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ वन लॉटरी एज पर रूल 31A. यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दिए आपके लिए. तो यहाँ पे व्हेन द प्राइस ऑफ ईच लॉटरी एज नोटिफाइड इज 385, तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज नोटिफाइड प्राइस वर्सेस फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय अ रेशियो. दैट रेशियो इज, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 500 है, रूल 31A के नोट्स में पहुंच जाना, वहाँ पे मिलेगा आपको. फेस वैल्यू हमारा 500 है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 128. ठीक है, वर्सेस नोटिफाइड प्राइस, वर्सेस नोटिफाइड प्राइस विच इज 385. तो दोनों का जो हाइयर होगा वो हमारा आंसर है. 391 क्यों है, बिकॉज ये राउंड ऑफ करके 391 आता है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 16
टोयोटा इनोवा कार, ये सारा वैल्यूएशन क्वेश्चन जा रहा है अभी। आप देख रहे हो कितना क्वेश्चन पहुंच गया, नंबर 16 पे हम लोग। टोयोटा इनोवा कार परचेज बाय बाबूलाल फॉर 17.5 लाख विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, लोन लेके 17.5 लाख का गाड़ी खरीदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से जो लोन लिया वो चुका नहीं पाया, रीपे नहीं कर पाया, डिफॉल्टर हो गया। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा रीपोजेस्ड, ठीक है ना, क्योंकि डिफॉल्ट हो गया तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसको वापस ले लिया, ठीक है। लोन डिफॉल्टर रिपोसेस, रिपोसेस वाला भी हम लोग पढ़े थे, सब वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। रिपोसेस्ड किए थे, रिपोसेस में क्या पढ़े थे हम लोग, रिपोसेस जब होता है और कोई सेकेंड हैंड बायर उसको खरीदता है फ्रॉम द डिफॉल्टर इटसेल्फ, तो 5% पर क्वार्टर, जिस दिन खरीदा और जब डिस्पोज हुआ, ठीक है, उतना रिड्यूस करते हैं वैल्यू। दैट इज माय वैल्यू, नोट्स में देखोगे मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिपोसेस हुआ, बैंक वापस ले लिया, एंड बैंक इस रिपोसेस्ड कार को बेच दिया, फिर वापस कितने में बेचा, 13.75 पे, 13.75 पे। नाउ द बैंक इज लायबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी फॉर सेल ऑफ सच रिपोसेस्ड कार ऑन द वैल्यू ऑफ। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक 14 लाख में खरीदा और बेच दिया 13,75,000 में। आंसर यहाँ पे 13,75,000 आएगा। रीजन लिख लेना हिंट में, हिंट है द कार वॉज रिपोजेस्ड बाय द बैंक इटसेल्फ। हम लोग जो रिपोजेस पढ़े थे वो क्या था, दैट वो नोट्स में जाओ, वहां पे लिखा है इट इज परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द लोन डिफॉल्टर। नोट्स में देखो वो लिखा होगा, फ्रॉम द डिफॉल्टर खरीदते हैं। देखो ये वाला पॉइंट था, लिखे हो गए ऑब्वियसली आप लोग, ये जो लिखा है ना, परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर, विच मीन्स जिसने लोन लेके डिफॉल्ट किया उससे अगर हम खरीदते ना, तब हमको वो जो 5% माइनस करना है तब करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लेना आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें एग्जाम में। अब इसी में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता और यहाँ पे बेचने वाला को, मतलब जो बेच रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा बेच रहा है, अगर बाबूलाल खुद ही बेच देता देन हम लोग वो माइनस करते हैं, क्योंकि दैट पर्सन वाज हिमसेल्फ द डिफॉल्टर। गॉट माय पॉइंट। तो देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, जितना में बेचा गया दैट इज माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, नंबर 17, चलो 17 आप लोग बना सकते हो, 17 बनाओ तो। सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले किया हम लोगों ने। कैलकुलेटर लेके बैठा करो, कम से कम फटाफट उस पर कैलकुलेट भी हो जाएगा। सो मिश्रा एंटरप्राइज ऑफ अहमदाबाद सप्लाई किया 3.5 लाख का। अगेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 कंसिडरेशन का क्वेश्चन है। तो पहला सेम ट्रीटमेंट अभी जो थोड़ी देर पहले किए थे सेम ही है। 3.5 लाख का सप्लाई किया, उस पर म्यूनसिपल टैक्सेस है 35,000 का, ऐड कर लेना है, तो 3.5 लाख प्लस 35,000। CGST SGST इग्नोर करना है, सेंट्रल टैक्सेस है। पैकिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं किया था, कितना 5,000 का ऐड कर लेना है, प्लस सब्सिडी 20,000 का, वही सेम, रिसीव फ्रॉम NGO ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स, एंड प्राइस चार्ज ऑफ, ये जो 3.5 लाख था इज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग को लिख के रखना है कि यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट अज्यूम कर रहा है दैट हमने उसको माइनस किया हुआ है, इसीलिए हम उसको प्लस कर ले रहे हैं। क्लियर। बाकी तो 1% ऑफ डिस्काउंट फिर माइनस करना है, तो सेम ट्रीटमेंट। तो 3,50,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 माइनस 7,000 विच इज 2% ऑफ 3.5 लाख। तो आंसर इज 403,000। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए प्रैक्टिस पूरा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नंबर 18, नंबर 18 भी देखो रिपीट ही है।
ठीक है ना। नंबर 18 तो आप लोग हाफ मिनट भी नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में कैलकुलेटर से, ओनली हाफ मिनट। क्या क्वेश्चन है? रूल 35 का क्वेश्चन है ना। रूल 35 वही टोटल वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रह देना है, रूल 35 और पूछ क्या रहा है, सप्लाई का प्राइस पूछ रहा है, टैक्स अमाउंट नहीं पूछ रहा है। दो कंपोनेंट होता ना, वही जो डिवाइड करते थे 118% से। तो देखो टोटल है 472000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हैं यहाँ पर, तो 4 लाख आएगा हमारा। 18 का आंसर इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 21, जून 21 डीम्ड सप्लाई, which of the following shall not be treated as deemed supply? आंसर पॉइंट डी है, नॉट पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? क्या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है? रेंटिंग इमूवेबल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूज है, लाइसेंस है, सर्विसेज ऑफ हाई कोर्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि शेड्यूल 3 इसको एग्जाम्प्ट ही कर दिया, शेड्यूल 3 के लिस्ट में, इसीलिए नहीं है। तो नंबर 2 का सी आंसर इज करेक्ट। नंबर 3 रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, which of the following would be treated as deemed supply of goods or services? gift by employer to employee exceeding 50,000। बाकी क्या है? बाकी तो है ही नहीं ना, शेड्यूल 3 में आता है, ना सर्विस है ना गुड्स है। नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन, टिक। सौंदर्य एंड को सोल्ड प्रोडक्ट ए बी सी एज मिक्स सप्लाई, इफ सोल्ड सेपरेटली सबका रेट होता 5%, 12%, 28%, what GST rate would be applicable when they are supplied together? The highest of all, therefore 28%। O का B। नंबर 5 अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, फॉर अ ट्रेडर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या है? स्पेसिफाइड। तो देखो यहाँ पे लिमिट टर्नओवर को पूछ रहा है कॉम्पोजिशन के लिए, ऑप्शन ए 75 लाख। क्वेश्चन 6 चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, वहाँ पे पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन का है, लोकेशन के लिए लेके जाएगा, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं, वो अभी डिफाइन नहीं किया आप लोग के लिए। नंबर 7 भी हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, मार्क करके रखना। नंबर 8 तो आप लोग का क्वेश्चन है, डेट वाला क्वेश्चन है, ये बनाना है आपको, बताना है आंसर सही है कि नहीं, ये होमवर्क है। नंबर 9 व्हाट इज द टाइम सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज? अभी अभी किया था, वही सेम रिपीट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन डी। टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज का ही क्वेश्चन, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पूछ रहा है, ऊपर गुड्स पूछ रहा था, ये सर्विस पूछ रहा है। तो सर्विस में 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऑप्शन सी। नंबर 11 सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, एक टर्म और पीछे रिपीट हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई? पैकिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट। डिस्काउंट, तो 11 का सी। नंबर 12 रूल 30 का क्वेश्चन, रूल 30 जब कुछ समझ नहीं आता है वैल्यू में तो कॉस्ट पे लेते थे, तो कॉस्ट पे कितना? 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो 12A 12A। 13 बताओ तो आंसर। 13 सेम क्वेश्चन है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किए थे वैसे ही है। 4,15,000 का सप्लाई हुआ, बिसाइड्स इस चार्जेस 10,000 टुवर्ड्स पैकिंग, 25,000 सब्सिडी रिसीव हुआ। बस सिंपल, 4,15 प्लस 10 प्लस 25 4.5 लाख हो गया। 4.5 लाख में से 2% माइनस करना है आपको। अब आप देखोगे हाईलाइट एक भी नहीं है, क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूट ने आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं था। ठीक है, जो भी रहा होगा प्रिंटिंग एरर रहा होगा, इसीलिए आंसर सही है हमारा, वर्किंग सही है, बट इंस्टीट्यूट के पास जो ऑप्शन दिया हुआ था उससे नहीं था। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप जो भी टिक करोगे सब सही चला जाएगा। ऑल्दो नियरेस्ट आंसर अगर देखेंगे तो इट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है,
ट्रीटमेंट रिमेनिंग सेम। ओके, नेक्स्ट है दिसंबर 21। यहाँ भी देखो अब 13 नंबर का क्वेश्चन आ चुका। ये लास्ट टर्म है दिसंबर 21 का टर्म। पहला देखो अगेन वही सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, प्रिंसिपल सप्लाई का क्वेश्चन नहीं पढ़ते हम लोग। 1 का बी आंसर है, ठीक है, कॉम्पोजिट। तो स्पीड में करना है क्वेश्चन। अशोका एंटरप्राइज प्रोक्योर्स, ये आप लोग को नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा थोड़ा। अशोका एंटरप्राइज अपॉइंट्स बाबूलाल टू प्रोक्योर गुड्स फॉर हिम। बाबूलाल एजेंट है और अशोका प्रिंसिपल है। तो बाबूलाल आइडेंटिफाई करता है सप्लायर जो गुड्स देगा और इन्वॉइसेस और गुड्स भेजता है डायरेक्टली टू अशोका, ये कीवर्ड है। तो इस केस में एज पर जीएसटी बाबूलाल को क्या बोला जाएगा, क्या है वो? प्योर एजेंट है, ब्रोकर है, मिडिलमैन है? नहीं, यहाँ पे ये प्रोक्योरमेंट एजेंट है, ऑप्शन बी। नंबर 3 का सी नहीं डिस्कस करेंगे, कर चुके 2-3 बार डिस्कस हम लोग। सिंगल प्राइस हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है, मिक्स सप्लाई। 3 का ए, ठीक है। कॉम्पोजिशन लेवी, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट अंडर कॉम्पोजिशन लेवी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 आउट ऑफ हिज 2 और मोर बिजनेस। क्या ये सही है? मेरे पास 2 बिजनेस है लेकिन सेम पैन है, क्या हम कर सकते हैं अलग अलग? एक पैन 2 बिजनेस, can opt under composition levy only in respect of 1 out of his 2 business having same PAN। मतलब आपका एक ही पैन नंबर है और 2 बिजनेस करते हो सेम पैन के अंडर में, और आप बोलते हो कि एक बिजनेस ए में हम कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट करेंगे, बिजनेस बी में नहीं ऑप्ट करेंगे। पॉसिबल है? नहीं ना, बस तो आंसर इज नो। ये सब पढ़े हैं हम लोग, रिवाइज करना। जिसको नहीं अभी पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन टिक कर लो, अभी आंसर बी है 4 का। नंबर 5 शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 आते ही वो टेबल जहाँ पे गुड्स बात करते थे, गुड्स है या सर्विस है डिसाइड करते थे। ये सबसे इजी रहता है एक्चुअली, क्योंकि याद नहीं भी रहे ना तो भी हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं। ये बताता है वेरियस एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन विच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फाइंड आउट दिस, फाइंड एंड स्टेट विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। पहला ही है, क्यों है देखो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ राइट कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं किया। सिर्फ आपको बोले यूज करो, मेरे घर में रहो, बट घर आपका नहीं है। बाकी पॉइंट नंबर बी पूरा टाइटल ट्रांसफर किए, पॉइंट सी में भी ट्रांसफर किए, और डी तो परमानेंट ही बेच दे रहे हैं। तो 5 का ए। 6 सेक्शन 10 ऑफ CGST अगेन composition। Section 2A has enhanced the scope of composition levy for small service providers from the following who cannot opt for composition levy in spite of the enhanced scope। What was the enhanced scope? 50 लाख वाला वो जो था ना, वो स्कोप बढ़ाया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बोला वो उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो इसमें कवर नहीं है। ऐसे कौन कौन है? पहला ऑप्शन 1 है क्या? नहीं, ये तो कवर हो गया ना, इन लोग के लिए तो आया था। सेलोन स्टाइलिस्ट, छोटा दुकान है, 50 लाख के अंदर का अगर उसका टर्नओवर है तो ऑप्ट कर सकता है। एनहांस स्कोप किसके लिए आया था? सर्विस इंडस्ट्री के लिए आया था, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, गुड्स के लिए नहीं आया था। तो ऑप्शन ए तो है, सही आंसर है। लेकिन सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर एग्जेम्प्ट, ये वाला नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है। यहाँ पे अब कैच क्या है, यहाँ पे आंसर होना चाहिए 2, 3, 4, 5, क्योंकि मैन्युफैक्चर जब हम बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर में मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर को यहाँ पे क्यों ले रहा है? नहीं लेना चाहिए था ना। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर तो स्मॉल वाला बात नहीं, वो तो सर्विस नहीं है, तो गुड्स वाला है, तो गुड्स तो कवर्ड है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी है क्वेश्चन में, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट आंसर क्योंकि नहीं है तो पॉइंट 2, 3, 4 एंड 5 होगा मेरे हिसाब से, ये लिख लेना अलग से। अच्छा नेक्स्ट सर्विसेज किस में चले गए हम लोग? ये अच्छा नंबर 7 सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड एज एग्जेम्प्ट। ये आप लोग नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन लर्न करोगे आप लोग। स्कूल कॉलेज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ सर्विसेज नोटिफाइड है कि एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्टेड लिस्ट नहीं पढ़े हम लोग। क्या क्या है वो? सिक्योरिटी सर्विस अगर स्कूल को कोई देता है तो एग्जेम्प्ट है। हाउस कीपिंग नहीं है, हाउस कीपिंग भी एग्जाम्प्ट है। और ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स का और स्टाफ का, मतलब बस सर्विस, ये सारा एग्जाम्प्ट है। तो ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लर्न करना है, पॉइंट डी। नंबर 8 होमवर्क।
नंबर 9 भी होमवर्क। नंबर 10 लर्न करना है सिर्फ। नंबर 10 का आंसर डी है, लर्न करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अशोक सप्लाईज गुड्स टू भानु जो फर्दर सप्लाई करता है टू चेतन ऑन बिहाफ ऑफ अशोक। तो ये एक आदमी दूसरे को दिया, एजेंट को दिया, एजेंट फिर किसी और को आगे पास ऑन करता है। तो ये डेल क्रेडिट एजेंट का रिलेशनशिप है। हम लोग पढ़े नहीं है इसलिए आपसे भी क्वेश्चन याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर विल बी पॉइंट डी। नंबर 11 आपका होमवर्क है। नंबर 12 कर सकते हैं हम लोग। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा है नहीं, ये मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है सेक्शन 30 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 और 74 में वर्सेस रेट बात कर रहा है। तो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में पूछ रहा है कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन सही है नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखो, आइडेंटिफाई विच आर नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ और डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर 230 एंड 274। तो हमको इनकरेक्ट वाला चुनना है। पहला है अटल बाइज अ कार and also purchases warranty and maintenance package for the car by paying a nominal amount. Car and package of warranty are supply as per 274, ऐसा ये बोल रहा है। क्या 274 में आता है? नहीं, ये तो कॉम्पोजिट में हो गया ना, मिक्स सप्लाई तो नहीं है। क्योंकि जब भी आप गाड़ी लेते हो तो साथ में वारंटी लेना ही पड़ता है, इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, उसके बिना गाड़ी नहीं सेल होता है। तो देखो पहला वाला रॉन्ग है, तो दूसरा वाला ही सही होगा ना। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है विच आर नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल, कौन सा सही नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 सही नहीं है एज पर 274। तो ये जो ट्रांजैक्शन था कि हम गाड़ी खरीदे साथ में इंश्योरेंस भी खरीदे और मेंटेनेंस भी लिए, ये 274 नहीं है, ये 230 है, कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है, 1 गलत है, इसीलिए हमारा आंसर 1 है। अब 3 और 4 के बीच में देखो, 3 और 4 भी सेम आंसर है लेकिन सेक्शंस में थोड़ा किया है चेंजेस। रजनी बाइज माइक्रोवेव oven with some utensils. Both microwave oven and utensils are sold at a single price. This is an example of 274. करेक्ट है कि नहीं है? माइक्रोवेव ओवन खरीदे साथ में यूटेंसिल्स भी खरीदे, तो क्या ये सही है, मिक्स सप्लाई है ना? क्योंकि अलग अलग भी खरीद सकते थे, मैंडेटरी तो नहीं था कि कॉम्पोजिट साथ में ही लेना था। तो देखो नंबर 3 तो सही ऑप्शन है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे हम लोग तो जो नहीं सही वो ढूंढ रहे हैं। नंबर 4, रजनी बाइज चॉकलेट जूसेस एंड बटर फ्रॉम अ शॉप। All the items have different prices. Chocolates, juices and butter are supplied under 274. अब ये एक साथ वाला है, all the items have different prices, लेकिन हम इसको साथ में ले रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हम नहीं ले रहे, मतलब ये भी विच आर नॉट वाले कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए ऑप्शन में हमारा 1 और 4 है। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क है। और नंबर 14 हम लोग किए नहीं है। ये आपको सिर्फ लर्न करना है कि अगर जीटीए सर्विसेज के लिए आता है तो जीटीए सर्विसेज पे 12% जीएसटी है अंडर रिवर्स चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये लर्न करना है। सेक्शन 10, ये सेक्शन 10 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्योंकि डेट्स का है, रिटर्न का क्वेश्चन है, कब फाइलिंग होता है। तो सेक्शन 10 है लेकिन आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो चैप्टर 4 लिख के रखना। नंबर 16, taxpayer required to pay tax on reverse charge basis will have to get registered themselves when they cross the threshold limit of turnover। ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन है चैप्टर 5 में लेंगे। ये आपका होमवर्क है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। नंबर 17,
नंबर 18 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 18 प्योर एजेंट का क्वेश्चन है। नंबर 18 प्योर एजेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑपरेटिंग इन मुंबई प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ क्लाइंट, बिल इशू करता है जिसका ब्रेकअप है प्रोफेशनल फीस 1 लाख, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 10,000, एमसीए फाइलिंग फीस 5,000। तो कितना का बिल रेज करेगा, ये हम लोग पढ़े थे ना कि रीइंबर्समेंट को बिल अमाउंट नहीं मानते हैं, तो 5,000 छोड़ देना है, सिर्फ 1 लाख और 10,000 टोटल करेंगे और 1,10,000 ही हमारा अमाउंट आएगा। प्योर एजेंट का क्वेश्चन है। 19 होमवर्क, टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, और ये लास्ट वाला भी आप होमवर्क में कर सकते हो। ओके